नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आज के सेशन में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से ही हम लोग एक नए हिस्ट्री बैच की शुरुआत कर रहे हैं, जिस बैच का नाम है परिश्रम स्पेशल 01। इसमें आपको संपूर्ण भारत का इतिहास बताया जाएगा। ध्यान रखेंगे, हम केवल भारत का इतिहास पढ़ेंगे, हम बाकी विदेशों का इतिहास नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे के सारे भारत के इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं। और भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, पर इतिहास, भारत का इतिहास पूछा जाता है। तो गाइस रेडी हो जाएं। आज की वीडियो में हम केवल सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हमें एंशिएंट में क्या पढ़ना है, मेडिवल में क्या पढ़ना है, मॉडर्न में क्या पढ़ना है। इन सब के सिलेबस के बारे में पढ़ना है, टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सिलेबस को ही जानते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे भारत का इतिहास, भाई भारत का इतिहास पूरी दुनिया में नाम है, पूरा फेमस है, प्रोमिनेंट है, हर कोई जानता है कि भारत का इतिहास इतना बड़ा और इतना प्रोमिनेंट है कि इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जिसमें पहला है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, दूसरा है मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, तीसरा है मॉडर्न इंडिया, जिसे हम आधुनिक भारत के भी नाम से जानते हैं। ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। आप कोई भी एस्पायरेंट हो, आप कोई एक पार्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पढ़े हो, मीन्स सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम से, तो वो भी देख सकते हैं। जो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं वो भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों भाषा में पढ़ाने वाला हूँ, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडियन हिस्ट्री, जिसको हम हिंदी में कहेंगे भारत का इतिहास। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भारत का इतिहास है वो 3 भाग में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला है एंशिएंट इंडिया, हिंदी में कहेंगे प्राचीन भारत। दूसरा है मेडिवल इंडिया, हिंदी में कहेंगे मध्यकालीन भारत। और तीसरा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने के पॉसिबिलिटी भी मॉडर्न इंडिया से माने जाते हैं। तो तीसरा और आखिरी पार्ट है मॉडर्न इंडिया, जिसे हिंदी में कहेंगे आधुनिक भारत। अब हम देखेंगे कि हमें एंशिएंट में क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मेडिवल में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और मॉडर्न में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले एंशिएंट की बात करते हैं। एंशिएंट में आपको सबसे पहले पढ़ने हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। अभी देखिए केवल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, कब शुरू हुआ, इसमें क्या हुए। ये सब जब मैं टॉपिक्स को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उसमें ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा। अभी केवल लेआउट है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिजाइन है कि कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो एंशिएंट में सबसे पहले पढ़ना है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद हमें प्रोटो हिस्टोरिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड।
आप सबको पता होना चाहिए कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग स्टोन एज यानी कि पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम दो सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, दो सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो भारत के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वहाँ से भी सवाल काफ़ी बहुत बार पूछे भी गए हैं, जिनमें सबसे पहला है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, और दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये कौन नहीं सुना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन दोनों सभ्यता के बारे में हमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों टॉपिक ख़त्म हो जाने के बाद हमारा एक नया टाइम शुरू होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में ही आपको 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इस आंदोलन में आपको दो धर्म का स्थापना होता है, जिसमें सबसे पहला है बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज़्म, और दूसरा है जैन धर्म यानी कि जैनिज़्म। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बौद्ध धर्म का स्थापना सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये मैं बताऊँगा और अच्छे से बताऊँगा, पर फिलहाल अभी केवल सिलेबस पे। दूसरा धर्म है जैनिज़्म, जिसके संस्थापक माने जाते हैं, देखिए इसके संस्थापक भी है, वास्तविक संस्थापक भी है। तो इसके वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो वो है महावीर स्वामी, ठीक है। तो इसी में हमें पढ़ने को मिलेंगे, हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ने को मिलते हैं। इसी पीरियड में आपको पढ़ने हैं 16 महाजनपद के बारे में। क्या होगा वो पता चलेगा जब मैं बताऊँगा। एक तरीके से मैं बता देता हूँ कि 16 जगहों के नाम के बारे में पढ़ना है जो उस समय हुआ करता था, जैसे पावापुरी है, मल है, वज्जी है, अस्मक है, पाटलिपुत्र है, ये सारी चीज़ें पढ़ने होते हैं। इसके बाद हमें पढ़ने होते हैं राइज ऑफ मगध, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत का सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है राइज ऑफ मगध। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, जिसे हम कहते हैं मगध का उदय कहिए या उत्कर्ष कहिए। राइज ऑफ मगध के बाद हमें क्या पढ़ना होता है, गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड और इस गुप्ता पीरियड को ख़त्म करने के बाद हम एक आखिरी हिंदू सम्राट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम हर्षवर्धन के नाम से जानते हैं। हर्षवर्धन, और यहीं पे आपका प्राचीन भारत क्या होता है, समाप्त होता है, जिसमें आखिरी टॉपिक मिलता है हर्षवर्धन। सब बताऊंगा क्या होता है, फिलहाल अभी सिलेबस पे। अब इसके बाद एंशिएंट में ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अब ज़रा देखते हैं कि मेडिवल में क्या क्या पढ़ने होते हैं। मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले हमें इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना होता है कि इस्लाम धर्म का स्थापना किसके द्वारा किया गया, कैसे किया गया। इसके साथ साथ अरेबियन इन्वेजन यानी कि अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद हमें साउथ इंडियन डायनेस्टी, नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी, दक्षिणी राजवंश, उत्तरी भारतीय राजवंश, ये सब के बारे में पढ़ना होता है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा इस्लाम का स्थापना, साथ साथ अरेबियन इन्वेजन, इसके साथ साथ फिर नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नॉर्थ एंड साउथ इंडियन डायनेस्टी, नॉर्थ एंड साउथ इंडियन डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद टर्किश इन्वेजन, आप सबने सुना होगा। गुजरात में एक महानतम और एक बहुत ही नामी मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, आप लोगों ने सुना होगा,
सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो चालुक्य वंश के एक राजा थे, शायद भीम सेकंड या फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, बस चालुक्य वंश का कोई राजा था, उसी के द्वारा बनाया गया था सोमनाथ मंदिर। और उसी सोमनाथ मंदिर पे दो तुर्की का राजा क्या करता है, लूट करता है, जिसे हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं। ये दोनों तुर्क का था, मतलब तुर्की नाम का एक देश होता है, वहाँ का राजा था। तो इसी दोनों के द्वारा सोमनाथ मंदिर पे लूट किया जाता है। तो उन दोनों पापियों के बारे में भी हमें यहाँ मिडिवल इंडिया में पढ़ना है। दैट मीन्स महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, जिसे हम कहते हैं टर्किश इन्वेजन। जिसमें महमूद गजनवी और साथ में मोहम्मद गोरी। आपको पता है कि मोहम्मद गोरी ही वो व्यक्ति था या वो राजा था या शासक था जिसने भारत में मुस्लिम राजवंश का स्थापना किया था। हालांकि वास्तविक स्थापना नहीं किया था, लेकिन निम्न आधार इसी ने तैयार किया था। पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद क्या पढ़ना होता है, इसके बाद इसी के द्वारा इसी का एक गुलाम रहता है। मोहम्मद गोरी का 4 गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये मोहम्मद गोरी का सबसे प्रिय, सबसे कहते हैं ना कि दुलार वाला गुलाम था। ठीक है, उसी के द्वारा एक राजवंश का स्थापना किया जाता है, एक साम्राज्य का स्थापना किया जाता है, जिसे हम गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। और वहीं से भारत में मुस्लिम राजाओं का शासन क्या होता है, शुरू होता है, और ये 1857 तक चलता है। शुरुआत 1206 से होता है और चलता 18, हालांकि मुस्लिम की हम बात कर रहे हैं, इसमें तो बहुत सारे राजवंश हैं। आपको स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, लोधी वंश है, मुगल्स है, बहुत सारे। तो मुस्लिमों की अगर बात करें तो यहाँ से लेकर 1206 से लेकर 1857 तक चलता है, जो इंडिया के इतिहास का किसी एक धर्म के द्वारा शासन करने वाला सबसे लंबा समय माना जाता है। तो वही आपको मिलेंगे क्या, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें 5 राजवंश है, स्लेव डायनेस्टी जो ऐबक के द्वारा स्थापित किया जाता है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी और आखिरी में है लोधी डायनेस्टी। इन 5 राजवंश के बारे में आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ना है। इसके बाद बाबर के द्वारा, ये तो हर कोई जानता है, मुगल्स का स्थापना किया गया था। आप कह सकते हैं कि मुगल डायनेस्टी का स्थापना किया गया था। ठीक है, इस मुगल डायनेस्टी के बाद हमें दक्षिण में एक 2 भाइयों के द्वारा एक साम्राज्य का स्थापना किया जाता है, जिसे हम विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में भी आपको यही मेडिवल इंडिया में पढ़ना है। इसके साथ साथ बहमनी एम्पायर, जो आपको पता है हसन गंगू के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा बहमनी एम्पायर का स्थापना किया गया था। इसके बारे में भी हमें विजयनगर एम्पायर के कंटेम्पोरेरी करके, रिलेट करके ही पढ़ना। दोनों एक ही एरिया में था, दक्षिण में ही था। तो इन सब के बारे में आपको मेडिवल इंडिया में पढ़ने हैं। और आखिरी में मेडिवल में आपको पढ़ने में एक बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पढ़ना होता है, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। तो ये एंशिएंट के पूरे टॉपिक हो जाएंगे, ये मेडिवल के टॉपिक हो जाएंगे। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। आई होप आपने नोट्स या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। मॉडर्न इंडिया जो भारतीय इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न 3 पार्ट है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के पॉसिबिलिटी भी मॉडर्न इंडिया से माने जाते हैं। मॉडर्न इंडिया, अच्छा एक और चीज़ मैंने टाइमलाइन नहीं बताया कि
कौन सा पार्ट कितने समय से लेकर कितने समय तक चला। तो पहले टाइमलाइन को ज़रा देख लेते हैं कि कौन सा समय कितने से कितने समय तक चला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंशियंट इंडिया का। एंशियंट एंशियंट इंडिया की अगर बात करें तो एंशियंट इंडिया की शुरुआत पता नहीं कब से शुरू हुआ, पर कभी ना कभी तो शुरू हुआ, पर उसका एग्जैक्ट डेट पता नहीं चला है। एंशियंट इंडिया अननोन टाइम से लेकर 712 ईस्वी तक रहा है, 712 एडी तक रहा है। ये 712 एडी अपने आप में एक महत्वपूर्ण ईयर माना जाता है, महत्वपूर्ण साल माना जाता है, क्योंकि 712 एडी ये वो समय है जब भारत पे सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था। आई रिपीट, भारत में होने वाला सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 एडी में किया गया था। तो वहाँ तक अननोन से लेकर 712 एडी तक का जो समय है वो एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलता है। तो इसका टाइमलाइन बहुत सिंपल है, अननोन से लेके 712 एडी तक, अननोन से लेके 712 एडी तक का जो समय है वो प्राचीन भारत का होता है। लेट्स टॉक अबाउट मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया का क्या टाइमलाइन है? अब बहुत सिंपल है, 712 एडी से शुरू होगा, लेकिन ये चलेगा कब तक मैं बताता हूँ। 1526 में बाबर के द्वारा एक महान राजवंश का स्थापना किया जाता है, जिसे हम मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल वंश के नाम से जानते हैं। ये इस मुग़ल वंश में लगातार शुरुआती 6 राजा बहुत महान, बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है जो संस्थापक है यानी कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद बनता है औरंगजेब। तो औरंगजेब तक ये सारे के सारे महान राजा है मुग़ल वंश के। इसके बाद मुग़लों का पतन हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब का मृत्यु 1707 में होता है। तो 1707 तक ही मध्यकालीन भारत को पढ़ा जाता है। तो सिंपल सी बात है, 712 एडी से लेकर 1707 तक का समय मध्यकालीन भारत में आएगा। 712 एडी से लेकर 1707 ईस्वी तक, ये 1707 वो समय है जब औरंगजेब का मृत्यु होता है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद से ही आधुनिक भारत का शुरुआत होता है, मॉडर्न इंडिया का शुरुआत होता है। तो देखो मॉडर्न इंडिया का क्या है। मॉडर्न इंडिया जो 1707 से शुरू होगा और चलेगा, ये तो सबको ही जानता है, भारत की आज़ादी तक। तो 1707 से लेके भारत की आज़ादी तक का समय हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। तो 1707 से लेकर 1947 जो आपको पता है ये क्या है, इंडिपेंडेंस डे। हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है, हर भारतवासी और हर सनातनी तो जानते ही हैं। ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया जो अननोन टाइम से लेके 712 एडी तक चला है। मध्यकालीन भारत 712 एडी से लेके औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक चला है। मॉडर्न इंडिया 1707 से लेके भारत की आज़ादी 1947 तक चला है। अब ज़रा मॉडर्न के टॉपिक की बात करते हैं कि मॉडर्न में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। ये टाइमलाइन को रख लेंगे, हालांकि मैं यहीं पे बताता हूँ।
मॉडर्न में आपको सबसे पहले पढ़ना होता है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, यानी कि मुग़लों के पतन के बारे में। आपको पता है कि 1526 से लेकर 1707 तक मुग़ल ऐसे 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 मतलब राइज हो रहा था, मुग़ल का उदय हो रहा था, पावरफुल होते जा रहा था। जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है 1707 में, मैंने अभी बताया 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुग़लों का पतन होना शुरू हो जाता है। तो मॉडर्न में जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होता है वो डाउनफॉल ऑफ मुगल्स ही पढ़ना होता है जी। सबसे पहला टॉपिक मॉडर्न में है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, यानी कि मुग़लों का पतन। मुग़लों के पतन के बाद हमें पढ़ना होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इसका क्या मतलब है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का मतलब है यूरोपियों का आगमन। आपको पता है कि मुग़ल के समय से, मुग़ल के क्या, दिल्ली सल्तनत, मैं बताऊंगा तो क्लियरेंस हो जाएगा, पर अभी के लिए जस्ट सुनिए कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में जब एक राजवंश चल रहा था लोधी डायनेस्टी, और जिसमें शासन कर रहा था सिकंदर लोधी, उसी के समय से भारत में यूरोपियों का आगमन आना जाना शुरू हो गया था, जिसमें भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपियन या सबसे पहला आप कह सकते हैं कि यूरोपियन माना जाता है वो है पुर्तगाली। और पुर्तगाली में वो कौन सा व्यक्ति था भाई? वास्को डी गामा। 20 मई 1498 को सबसे पहला यूरोपियन भारत में आता है, जो सिकंदर लोधी के समय में आता है। तो जो हमें दूसरा टॉपिक पढ़ने होते हैं मॉडर्न में वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। ऐसे मैं टाइमलाइन भी बता देता हूँ। भारत में आया सबसे पहले पुर्तगाली के बाद आया डच के बाद अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स, उसके बाद डैनिश के बाद फ्रांसीसी। इस तरीके से सीक्वेंस चलते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में। इन सभी कंट्री के बारे में पढ़ने हैं। तो जो दूसरा टॉपिक है मॉडर्न का वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इसके बाद हमें पढ़ने होते हैं राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। इसका क्या मतलब है? जब मुग़ल का पतन हो रहा था, मैं बताया डाउनफॉल ऑफ मुग़ल्स, जब मैं डाउनफॉल ऑफ मुग़ल्स बताऊंगा तो उसी में आपको पता चलेगा कि मुग़लों के अधीन जितने साम्राज्य आया करते थे, सूबा जिसे आज हम राज्य कहते हैं, उसी को पहले मुग़ल के समय में सूबा कहा जाता था, प्रांत जिसे आप कहते हैं। तो इसी टॉपिक में आपको पता चलेगा। देखिए ये जो तीसरा टॉपिक है राइज ऑफ न्यू स्टेट, जो डाउनफॉल ऑफ मुग़ल से ही रिलेट है। कारण ये है कि जब मुग़लों का पतन हो रहा था तो मुग़लों के अंतर्गत जितने क्षेत्र आया करते थे, जितने प्रांत आया करते थे, वो प्रांत मुग़लों से स्वतंत्र घोषित कर दिया, मतलब इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, तो वहीं से धीरे धीरे बहुत सारे प्रांत अपने आप को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घोषित कर दिए। तो यहाँ से एक नया टॉपिक आ गया राइज ऑफ न्यू स्टेट, जिसमें आपको बंगाल, अवध, पंजाब, मैसूर, भरतपुर के जाट शासक, ठीक है, इन सारे स्टेट के बारे में आपको पढ़ने होते हैं। तो तीसरा टॉपिक है राइज ऑफ न्यू स्टेट इन इंडिया। ठीक है, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। इसके बाद आपको पता है अंग्रेज़ों का शासन आने के बाद बहुत कुछ शासन चलाए थे, बहुत बैड पॉलिसी था, तो उसके वजह से लोगों में गुस्सा आया, तो उन्होंने मिलकर एक विद्रोह कर दिया, जिसे हम 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो अगला टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। चलिए, ये मॉडर्न में फ़िलहाल तक का टॉपिक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ने होते हैं? अब देखिए, अंग्रेज़ का शासन तो यहाँ शुरू हो ही जाता है। तो आपसे एक टॉपिक ये पूछा जाता है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे शासन किए तो भारत के अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। एक टॉपिक ये भी बनता है, आखिर कोई भी शासन करे तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है, या तो अच्छा हो गया, या तो बुरा हो गया, या तो बहुत बुरा हो गया, या तो बहुत अच्छा हो गया,
कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है। तो अंग्रेज जब शासन किए तो उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत के अर्थव्यवस्था पे। द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश ऑन इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद हमें देखिए 19वीं सेंचुरी भारत में एक ऐसा समय था जब बहुत सारा त्रुटियां था, बहुत सारे अंधविश्वास थे, बहुत सारी कुरीतियाँ थी, त्रुटियां थी, बुराइयां थी, बहुत सारे। मतलब ये है कि 19वीं सेंचुरी में भारत एक ऐसा साम्राज्य था, एक ऐसा समय था भारत में जब समाज एकदम अंधविश्वास से घिरा हुआ था, बंधा हुआ था। कहने का मतलब है कि बाल विवाह, बहुत कम उम्र में विवाह कर देना, छोटे छोटे लड़के छोटे छोटे लड़कियां के जल्दी विवाह कर दिया जाता था। औरतों को घर से बाहर निकलने का इजाज़त नहीं था, औरतों को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का, शिक्षा का अधिकार नहीं था। और एक और भी बहुत बड़ा समस्या था कि जैसे मान लें कि कोई, उस समय की बात कर रहे हैं कि कोई विधवा है, और आज तो विधवा को इज्जत है, घर में रहने का जो भी है, पूरा मानवता का अधिकार तो आज है विधवा का। लेकिन अगर हम उस समय की विधवा की बात करें तो होता क्या था कि जैसे मान लीजिए कोई विधवा है, उससे कोई लड़का या कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो लोग कहते थे राम राम राम, कि देखो ना विधवा से बात कर रहा है। उससे दूर हो जाते थे, उससे घृणा करने लगते थे, नफरत करने लगते थे। तो ऐसा समय था, ठीक है। तो आपके मन में आ रहा होगा कि यार इतने सारे बुराइयां हैं तो इसको ख़त्म तो करना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और ख़त्म करने के लिए ही हमारे महान समाज सुधारक का जन्म होता है, या महान समाज सुधारक इसमें अपना कदम उठाते हैं, अपना योगदान देते हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है राजा राममोहन राय का। आपने नाम सुना होगा, राजा राममोहन रॉय, जो इंडिया के इतिहास के सबसे बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं। इसके साथ साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी है, केशव चंद्र सेन भी है, एक और नाम आता है DK कर्वे, ऐसे करके कुछ नाम आता है, उनका भी समाज सुधारक में नाम आता है। तो मॉडर्न में यहाँ पे आपको पढ़ने होते हैं 19वीं सेंचुरी के रिलीजियस रिफॉर्म, आप कह सकते हैं कि धार्मिक सुधार, ठीक है, आप ये पढ़ना होता है। तो एक टॉपिक ये भी बन जाता है। अब सीधा एक छोटा सा टॉपिक है ये, हालांकि बहुत बड़ा कहानी है, रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कि सुधार वाले आंदोलन। इसके बाद हमें पढ़ने होते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। भारत में अखबारों का विकास होता है, उसके बारे में पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का विकास तो होता ही होता है, साथ में आपको पता है कि 1854 में चार्ल्स वुड भारत आता है, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी हुआ करता था, ठीक है। कौन हुआ करता था? डलहौजी हुआ करता था। तो उसी के समय में इसने एक डिस्पैच दिया था, चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच दिया था जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। इसी डिस्पैच के तहत भारत में इंग्लिश शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुआ, स्टार्ट हुआ। आज जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, जैसे ये सारे इंग्लिश लिखे हुए हैं, वो चार्ल्स वुड का ही देन है। तो आप नॉर्मली ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में इंग्लिश शिक्षा का जो शुरुआत किया वो किसने किया? चार्ल्स वुड ने। तो इंग्लिश शिक्षा का भी विकास होता है। तो इंडियन न्यूज़पेपर के डेवलपमेंट के साथ साथ आपको इंग्लिश एजुकेशन के बारे में भी पढ़ना होता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश एजुकेशन। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, तो चार्ल्स वुड ने जो डिस्पैच दिया उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत में इंग्लिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये फ़िलहाल मॉडर्न के टॉपिक्स हैं, अभी और टॉपिक्स हैं मॉडर्न के,
फ़िलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मॉडर्न में इतने टॉपिक्स होने के बाद अब जो हमें मॉडर्न में टॉपिक्स पढ़ने होते हैं वो सेकंड फेज माने जाते हैं। याद रखेंगे, मॉडर्न का टाइमलाइन 1707 से लेके 1947 तक है, जिसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पहले वाले को फर्स्ट फेज कहते हैं और दूसरे को सेकंड फेज कहते हैं। तो यहाँ तक जितने मैंने बताया वो फर्स्ट फेज का था। अब हम सेकंड फेज को देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़, कब से कब तक देखिए 1885 को बीच में रख देना है, मतलब 1707 से लेके 1947 है, बीच में 1885 को रखिए। 1885 से पहले वाला समय फर्स्ट फेज में चला जाएगा और 1885 के बाद का समय सेकंड फेज में चला जाएगा। अब 1885 को ही कॉमन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 1885 वो समय है जब भारत में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था, जो ब्रिटिश के द्वारा ही किया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो सेकंड फेज में बहुत ज़बरदस्त कहानी है, बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, जिसमें आपको इश्क कहा जाता है। 1885 के बाद का जो समय है उसको इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। मतलब 1885 के बाद का जो समय था ये वो समय था जब भारत के लोग आज़ादी के लिए अपना संघर्ष कर रहे थे। आज़ादी के लिए उनके मन में एक राष्ट्रवाद का भावना जागृत हो गया था, स्वराज की मांग करने लगे थे। इस वजह से बहुत सारे आंदोलन हुए, घटना हुए, आपने नाम सुना होगा, जैसे असहयोग आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, स्वदेशी आंदोलन का नाम सुना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन का नाम सुना होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम सुना होगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ पे एक सत्याग्रह किया जाता है, चंपारण आंदोलन, जो एक सक्सेसफुल क्या बोलते हैं एफर्ट रहता है, मतलब एक सफल आंदोलन माना जाता है। इसके बाद गुजरात में अहमदाबाद आंदोलन होता है, वो भी सफल रहता है। फिर गुजरात में एक और जगह है खेरा, वहाँ पे एक आंदोलन करते हैं, वो भी सफल रहता है। तो गांधी जी का शुरुआत यहीं से होता है। ठीक है, तो सेकंड फेज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल है, आपने नाम सुना है ऑलरेडी, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे आपने जलियांवाला बाग कांड का नाम सुना होगा, जो रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। तो ये सारी कहानी आपको पढ़ने हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना पढ़ना होगा। इसके साथ साथ आपको रॉलेट एक्ट पढ़ना होगा, रॉलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग कांड हो जाता है। इसके साथ साथ आपको गांधीयन एरा पढ़ना होगा, गांधीयन एरा में ही आपको चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, ये सारे कहानी आपको पढ़ने हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे वही सारी कहानी है, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये सारे कहानी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ये है आपका पूरा सिलेबस के बारे में, कंप्लीट सिलेबस। हालांकि मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा डाउट ना हो। जैसे आप कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। इसी के बाद शुरू होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसके साथ आपको पढ़ने होते हैं लास्ट में माउंटबेटन प्लान आपको पढ़ने को मिलेंगे, माउंटबेटन प्लान। और माउंटबेटन प्लान के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाता है, 2 स्वतंत्र राष्ट्र का स्थापना किया जाता है और फाइनली हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। और यहीं से आज की सभा, आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंशंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत से शुरुआत करेंगे
मुलाकात करते हैं आपको नेक्स्ट डे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपने माता पिता का इज्जत करें, उनका नाम रोशन करें और जीवन में कभी भी हार ना माने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।